रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन की कहानी की बात करें तो आज के दिन की कहानी की शुरुआत होती है बिहार की राजधानी पटना से 60 किलोमीटर दूर एक थाना पड़ता है, बख्तियारपुर थाना। और ये जो बख्तियारपुर थाना है, इसी थाने के अंतर्गत एक गाँव आता है, रवाइज गाँव। ये जो रवाइज गाँव है, इसी गांव के अंदर 7 जुलाई साल 2025 की सुबह सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास इस गांव से कुछ लोग अपने खेतों पर जाने के लिए निकलते हैं। कुछ लोग जब खेतों पर जाने के लिए निकलते हैं तो कुछ लोग को फ्रेश भी होना था, तो कुछ लोग इसी रजौली सड़क मार्ग पर एक नदी पड़ती है, घोंगा नदी। ये जो रवाइज गाँव है, इसी रवाइज गाँव के अंदर रजौली सड़क मार्ग है। इसी सड़क मार्ग पर एक घोंगा नदी पड़ती है और घोंगा नदी का जो पुल है, वो पुल से थोड़ा सा नीचे उतरने के बाद में जब लोग उधर होते हैं तो लोगों को दिखाई पड़ता है कि एक बोरा जो है वो ऐसा नदी के किनारे तैर रहा है। अब जैसे ही उस बोरे को लोग देखते हैं, देखने के बाद से ही ऐसा लगता है कि शायद ये बोरा जो है वो संदिग्ध है, क्योंकि उस बोरे का जो मुंह था वो इस तरीके से बांधा गया था और वो बोरा पानी के अंदर तैर रहा था। लिहाजा उसके बाद में वो जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं तुरंत बख्तियारपुर पुलिस थाने में कॉल कर देते हैं। अब पुलिस को जब इस तरीके की इत्तला मिलती है कि रिवाइज गांव के अंदर जो रजौली सड़क मार्ग पर जो घोंगा नदी है, उस घोंगा नदी के अंदर इस तरीके से एक बोरा है जिसका मुंह बंधा हुआ है और वो नदी के किनारे पर तैर रहा है, लिहाजा पुलिस भी तुरंत दौड़ी दौड़ी भागी भागी घटनास्थल पर पहुँचती है। जो स्थानीय लोग वहाँ पर थे, उन लोगों की मदद से उस बोरे को बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, जब बोरे को खोला जाता है तो जिस बात का अंदेशा लोगों को था वही कुछ उस बोरे के अंदर दिखाई पड़ता है। दरअसल इस बोरे के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है। जो डेड बॉडी मिलती है, उस डेड बॉडी को देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या की गई है, क्योंकि पहले तो इसकी पीठ पर 3 गोलियां मारी गई हैं, क्योंकि 3 जगह गोली लगने के निशान थे, और साथ के साथ इसकी गर्दन पर और इसके सर पर चाकुओं से भी हमला किया गया है। लिहाजा उसके बाद में जो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, पुलिस उन सारे लोगों से पूछती है कि तुम में से कोई भी इस व्यक्ति को जानता है। अब चूंकि आस पड़ोस के गाँवों का मामला, अब ये जिस गांव के लोग वहाँ पर पहुँचे थे उस नदी पर, उस गांव के जितने भी लोग थे वो यही कहते हैं कि साहब, हमने तो इस व्यक्ति को यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा। अब उसके बाद में पुलिस जो थी वो आस पड़ोस के गाँव में सूचना भिजवाती है कि इस तरीके से एक डेड बॉडी मिली है, ये उसका फोटोग्राफ्स है। अच्छा, आमतौर पर अगर किसी गांव के अंदर इस तरीके की खबर आती है तो आस पड़ोस के गांवों को वैसी खबर लग जाती है कि वहाँ पर हत्या हुई है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। लिहाजा जो रवाइज गांव है, इस रवाइज गांव से भी कुछ लोग पहुँचते हैं और वो इस व्यक्ति की शिनाख्त कर लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि साहब, ये व्यक्ति तो कोई और नहीं बल्कि हमारे ही गाँव का धीरज कुमार है। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है कि ये व्यक्ति, इसका नाम धीरज कुमार है, पुलिस सांस में सांस लेती है कि चलो ठीक है, परिवार में उसकी खबर कर दी जाएगी। उसके बाद में परिवार वाले आएंगे, डेड बॉडी को क्लेम करेंगे और उसके बाद में इस पूरे हत्याकांड का हम लोग खुलासा कर सकते हैं। हो सकता है परिवार से ऐसी कुछ बातें पता चले। लिहाजा उसके बाद में परिवार वाले जो थे उन्हें सूचना दी जाती है। परिवार में जो पत्नी शालू होती है, उसके अलावा माता पिता, इन सबको खबर कर दी जाती है। उसके बाद में परिवार वाले आते हैं, परिवार वालों का रोते रोते बुरा हाल। शालू भी आती है, शालू भी रो रही है, ज़ारो कतार रो रही है। उसके बाद में पुलिस वाले इन परिवार वालों से पूछताछ करते हैं कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, किसी से हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ हो, किसी से कोई पैसों का लेन देन। क्योंकि पुलिस को ये भी पता चलता है कि ये जो व्यक्ति धीरज कुमार है, इसने हाल ही में अपनी ज़मीन भी बेची थी, तो पुलिस को ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कोई पैसों का लेन देन का मामला हो। लिहाजा जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि साहब, हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, ना हमारी किसी से कोई दुश्मनी, ना किसी से कोई रंजिश, ना हमारा कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ है, ना किसी से कोई पैसों का लेन देन। लिहाजा साहब, हमें तो किसी के ऊपर शक नहीं है, लेकिन जिसने भी ऐसा कुछ किया है उसे जल्द से जल्द आप गिरफ्तार करो। अच्छा, पुलिस वाले जो थे वो परिवार वालों को आश्वासन देते हैं कि तुम चिंता मत करो, जो भी व्यक्ति इस पूरे हत्याकांड के पीछे है, हम उसे बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अब उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, पत्नी शालू के भी बयान ले लेते हैं। जब शालू के बयान लिए जाते हैं तो शालू भी वही सारी बातें बताती है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ा सा डाउट जब होता है कि जब पुलिस को ये पता चलता है कि यहाँ पर ये जो व्यक्ति गुमशुदा है और उसके परिवार ने कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं जो शालू होती है उसके ऊपर डाउट होता है, क्योंकि शालू सेपरेट रह रही थी परिवार वालों से, फैमिली से। तो ऐसे में पति अगर गुमशुदा है तो पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट या तो परिवार वालों को वो बताती या फिर पुलिस थाने में जाके बताती। लिहाजा शालू के जो बयान थे ये भी थोड़े से इधर-उधर थे। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो शक के आधार पर शालू को उठा लेते हैं। उठाने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके आते हैं। पुलिस थाने लाने के बाद में इससे पूछताछ की जाती है। शालू थोड़ी देर तक तो पुलिस को घुमाने की हर कोशिश कर लेती है,
लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में जब पुलिस वाले शालू के इस चाल को, इसके बदलते हुए बयानों को समझ जाते हैं तो उसके बाद में पुलिस वाले शालू के ऊपर सख्ती दिखाते हैं। और दोस्तों, जब पुलिस वाले शालू के ऊपर सख्ती दिखाते हैं तो एक ऐसी कहानी निकल के आती है जिस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई हैरान है, परेशान है। दरअसल आज के इस दौर में बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसमें जो पत्नियां हैं वो अपने पति की हत्याएं करा रही हैं। इस बेसिस पे भी पुलिस को शक था कि हो सकता है शालू ही इसमें इन्वॉल्व हो। लिहाजा शालू बताती है कि अब से लगभग 3 महीने पहले की बात है और मैंने और धीरज ने प्रेम विवाह किया था। धीरज और शालू की जब मुलाकात हुई थी तो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत तो करते थे लेकिन घर पे बात करने से कतराते थे। अब धीरज अपने फैमिली वालों से शालू के बारे में बात भी करता है, लेकिन धीरज के जो फैमिली वाले होते हैं वो शालू से शादी करने के लिए साफ तौर से इनकार कर देते हैं। धीरज जो था वो शालू से बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसलिए वो परिवार के अगेंस्ट जाकर शालू से शादी करता है और उसके बाद में ये घर परिवार से दूर लगभग 2 से ढाई महीने रहता है। उसके बाद में अपने घर वापस आता है। धीरज कुमार जो था ये पैर से विकलांग था और उसकी जो पत्नी शालू थी इसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास थी। उसके बाद में ये लोग घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद में सेपरेट रहने लगते हैं, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से चलने लगती हैं। अब धीरज कई बार घर से बाहर भी जाता तो इसी बीच में जो शालू थी ये अपने चचेरे देवर के साथ में एक तरीके से जो रिलेशनशिप होती है, जो जिसको हम लोग अवैध बोलते हैं, उन वाली रिलेशनशिप में आ जाती है। दोस्तों, एक ऐसे रिश्ते में बन जाती है जिस रिश्ते को समाज बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देगा। अब उसके बाद में धीरज कुमार की गैर मौजूदगी में ये जो शालू थी अपने चचेरे देवर से मिला करती, लगातार उसके साथ में इंटीमेट होती, यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं धीरज इस बीच में अपनी ज़मीन बेच रहा था और शालू जो थी वो अपने चचेरे देवर के प्यार में कुछ इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो उसी के साथ जीने और मरने की कस्में खा चुकी थी। दोस्तों, ये वही लड़की थी जिसने अभी 3 महीने पहले धीरज से लव मैरिज की थी, लेकिन इसका जो लव मैरिज था वो ख़त्म हो चुका था क्योंकि इसकी ज़िंदगी में एक नया प्रेमी आ चुका था। धीरज विकलांग भी था, इस वजह से भी जो शालू थी कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा बचती थी, लेकिन अगर बचती थी तो पहले ही उससे बच लेना चाहिए था। लेकिन इसी बीच में जब धीरज ने अभी हाल ही में अपनी 9 लाख रुपए की ज़मीन बेची, इसी समय शालू ने अपने चचेरे देवर के साथ मिलकर इस कत्ल की प्लानिंग कर ली। उसने सोचा कि उसने अपने इस प्रेमी को, जिसके साथ उसने शादी की है, इसको कत्ल कर देगी। कत्ल करने के बाद में इसकी सारी प्रॉपर्टी पे, इसके सारे पैसे पर उसके प्रेमी और शालू का कब्जा हो जाएगा। उसके बाद में दोनों शादी कर लेंगे और शादी होने के बाद में एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन कत्ल करना था तो कत्ल की प्लानिंग कैसे की जाए, उसके बाद में ये लोग प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत ये लोग एक ऐसे लड़के को शामिल करते हैं जो उम्र में काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और उसके बाद में धीरज को बताते हैं कि इस लड़के का बर्थडे है। उसके बाद में ये स्विफ्ट कार में, जो तारीख थी 6 जुलाई साल 2025 को, ये लोग निकलते हैं राजौली सड़क मार्ग पर जो घोंगा नदी है उसके पुल पर, और वहाँ पर पहुँचकर उस बर्थडे का सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जो उस लड़के का। लेकिन इससे पहले ही उन्होंने उस धीरज की सुपारी दे रखी थी और उस समय वो व्यक्ति भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बाद में ये लोग गोली मारते हैं उसको, एक नहीं बल्कि 3 गोलियाँ मारते हैं। जब 3 गोलियाँ लग जाती हैं धीरज वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद में जब वो गिर जाता है तो शालू संतुष्ट नहीं होती है। फिर उसके बाद में ये अपने प्रेमी से कहती है कि शायद ये अभी मरा नहीं है। उसके बाद में उसका जो प्रेमी था वो लगभग चाकुओं से उसके सर पर वार करता है। एक नहीं, अनगिनत चाकू उसके सर पर, उसकी गर्दन पर मारे जाते हैं। जब इनको लग जाता है कि धीरज कुमार की पूरी तरीके से मौत हो चुकी है, उसके बाद में चूँकि ये अपनी स्विफ्ट गाड़ी में एक बोरी पर रख कर ले गए थे, उसके शव को उस बोरे में भरा जाता है और ये जो घोंगा नदी है इसी नदी के अंदर फेंक दिया जाता है। उसके बाद में ये लोग जाते हैं वापसी से अपने घरों में सेटल हो जाते हैं। इनको लग रहा था कि जिस प्लानिंग से उन्होंने कत्ल किया है शायद इस बारे में किसी को सूचना या फिर किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके की इनकी प्लानिंग थी बहुत ही साधारण, बहुत ही घटिया थी। और उसके बाद में जब 7 जुलाई साल 2025 को गांव के कुछ लोग उस नदी किनारे फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो कुछ लोगों की नज़र इस डेड बॉडी पर पड़ती है। जब नज़र डेड बॉडी पर पड़ती है तो उसके बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस पहुंचती है, उसके बाद में तफ्तीश की जाती है। पत्नी जो शालू होती है उसकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध पाई जाती हैं। पुलिस जब उससे अरेस्ट करके जब सख्ती से पूछताछ करती है तो जो शालू थी अपना जुर्म कबूल कर लेती है और जुर्म कबूल करने के बाद में जो कहानी सुनाती है वो कहानी मैंने आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाई है। दोस्तों, आज के इस दौर में ना तो अरेंज मैरिज सक्सेसफुल दिखाई पड़ रही है, ना आप लोग को लव मैरिज सक्सेसफुल दिखाई पड़ रही है। इसके पीछे महज रीज़न इतना सा है कि इंसान अपने दिलो दिमाग को एक जगह फिक्स कर नहीं रख पा रहा है और इंसान को हमेशा बेहतर की तलाश है। इसलिए ये जो रिलेशनशिप शादी के साथ में बाद में बन रही है ये पूरी तरीके से समाज को
एक तरीके से कलंकित कर रही हैं। बल्कि मैं कहूँ कोरोना के बाद में अगर सबसे बड़ी महामारी दुनिया के अंदर कोई है तो वो है अवैध रिलेशनशिप यानी नाजायज़ ताल्लुकात। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स हैं इसमें राइडर रॉक है, इनका नाम शाहनवाज है, लिखते हैं ये हुई ना बात, आए आप फॉर्म में। भाई ऐसी ही स्टोरी सबको पसंद ज़रूर आएंगी, ये जो आज की डेट में हर किसी के साथ, क्योंकि यही जो स्टोरी है वो रिलेट करती है। तो शाहनवाज जी आपका शुक्रिया, आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में मोहम्मद रियाज लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, अच्छी स्टोरी है आजकल, थैंक्स जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज जी। उसके बाद में मोहम्मद इरशाद लिखते हैं गुड स्टोरी ब्रदर। तो मोहम्मद इरशाद जी शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये शाहबान अली है, लिखते हैं नाइस स्टोरी। दिनेश कुमार बहुत सारे हार्ट्स बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कुंदन पाल जी प्रणाम करते हैं, तो भैया प्रणाम, कैसे हैं। सोनू चौरसिया है, लिखते हैं नाइस वेज सर, तो शुक्रिया आपका। उसके बाद में शरेंश शर्मा है, लिखते हैं मलिक भाई बहुत खूब, तो शरेंश जी आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी बहुत सारे हार्ट्स बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं भाई कहानी बहुत बढ़िया लगती है, बेस्ट ऑफ लक, तो बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश कुमार जी। मंसूरी भाईजान जी सेलिब्रेशन का इमोजी बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार है, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बढ़िया कहानी है। तो दिनेश कुमार जी नमस्कार भैया, कैसे हैं। धीरज सिंह है, लिखते हैं राधे राधे भैया, स्टोरी सुना अच्छा लगा, आप इस तरह से स्टोरी सुनाते रहो, आप हमेशा खुश रहें, जय श्री राम भैया जी। तो धीरज सिंह जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ़ जमादार हैं, लिखते हैं वेल्डन ब्रो, तो तौसीफ़ जी शुक्रिया। साहिल हैं जो इमोजीज़ बनाते हैं, ढेर सारे शुक्रिया। इदरीस खान है, लिखते हैं इदरीस खान मुंबई से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अकील खान लिखते हैं कहानी अच्छी है, मैं सऊदी अरबिया से सुनता हूँ, अकील खान ने मेरा नाम है, शुक्रिया भाई। दिनेश कुमार लिखते हैं भाई क्या अंदाज़ है आपका स्टोरी सुनाने का। दिनेश कुमार जी मेरे भाई आपका जितना मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँ उतना कम है। शील निधि है, लिखते हैं मलिक भाई अवैध संबंधों में ज़्यादा स्टोरी हत्या होती हैं, कहानी में नयापन था, शुक्रिया। तो शील निधि शर्मा हरिद्वार उत्तराखंड से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सालिम मलिक हैं, लिखते हैं सालिम मलिक गंगोरा ज़िला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मुशीर अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में खेमराज भट्टी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी। खेमराज छिट्टी जी जीबी रोड यूपी 16 से सुनते हैं कहानी, शुक्रिया। साहिल हैं, कैसा सवाल है शहाबुद्दीन जी, शुक्रिया आपका। कपिल चौरसिया हैं, लिखते हैं डॉक्टर कुचेरिया जैन नासिक से सुनते हैं, शुक्रिया। बालिश बिहारी लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, आप बोलते हैं कि पुलिस ने कातिल को की मेहमान नवाजी की, तो ये मुझे बहुत हंसी आती है ये सुनकर, थैंक्स सर जी। तो बालिश बिहारी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। सुल्त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुल्त्यागी शाहपुर शहर से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में लिखते हैं जो भी औरत अपने शौहर से बेवफाई करें उसे वफा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और ऐसी औरतों को उनके साथ में यही अंजाम होता है। तो शुक्रिया भाई आपने अपना कमेंट्स किया। उसके बाद में खुबैब खान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, संडे की छुट्टी कर लिया करो। जी भाई खुबैब खान जी, मैं सोचता तो हूँ संडे की छुट्टी कर लिया करूँ, लेकिन आप लोग भी हैं संडे की छुट्टी को सुनना चाहते हैं स्टोरी, तो सुना देता हूँ। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिद भाई, अगर लड़की अनमैरिड होती है तो मैं ड्राइवर को गलत कहता, लड़की मैरिड होने के बाद भी उसी और उसके साथ गलत काम करेगी तो उस गलती का फ़ायदा उठाएगा, उसके साथ इतना बुरा हुआ। शुक्रिया आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये क्रैग हुनात करके आइडिया लिखते हैं इंट्रोडक्शन इज़ टू लॉन्ग, डोंट ऐड मोर मिर्च मसाला ऑफ योर ऑन एंड ड्रैग दी स्टोरी। यानी कहने का मतलब इनका यह है कि इंट्रोडक्शन आप बहुत लॉन्ग कराते हैं और कुछ मिर्च मसाला ऐड करते हैं, जिसकी वजह से स्टोरी काफ़ी ज़्यादा तवील खिंच जाती है, तो इन चीज़ों से बचा करें। जी मैं कोशिश करूँगा। मतलब आज की जो स्टोरी है उसमें शायद आप लोग को जो मैंने इंट्रोडक्शन था वो भी लंबा नहीं किया, बस शुरू से ही स्टोरी शुरू की है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ में बातचीत हो जाती है और कभी कभी मैं सीधा ही स्टोरी शुरू कर देता हूँ। बहरहाल दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आप लोग जो भी सोचें, जो भी राय रखें, कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।